अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। 11 मई को कंडक्ट होने वाले सर्टिफाइड टीचर के पेपर का पार्ट 2 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इसी तरह पार्ट 2 और पार्ट 3 भी कुछ देर में अपलोड कर दिए जाएंगे। ये पेपर आप सब लोगों के लिए डेफिनेटली रहनुमाई साबित होगा। तो जिन्होंने ये पेपर दिया है वो अपने आंसर यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, और जिन्होंने पेपर अभी देना है वो सारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी भी डिस्कस हो रही है, डिफिकल्टी लेवल भी डिस्कस हो रहा है और क्वेश्चंस को जस्टिफाई भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स ने भी पेपर देना है और वो हेल्पिंग मटीरियल मांग रहे हैं तो वो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन जनरल साइंस से है। द मेन एंजाइम यूज्ड टू मेक चीज इज कॉल्ड। चीज बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा एंजाइम यूज हो रहा है तो उस एंजाइम का नाम है रेनेट। इसको काइमोसिन भी कहते हैं और इसको रेनेट भी कहते हैं। एक पेपर में ये अलग नाम से आया था, इस पेपर में ये अलग नाम से आया है। तो वहां पर काइमोसिन राइट आंसर दिया गया था, यहां पर रेनेट राइट आंसर दिया गया है। A substance that cannot be broken down into simpler substances by chemical or physical means is called an element। ये एलिमेंट की डेफिनेशन होगी। डेफिनेटली ये हमारा क्वेश्चन तो नहीं है, हमारा क्वेश्चन अगली लाइन में है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स। अब कैंडिडेट्स ने क्या किया है कि ऑक्सीजन को ठीक कर दिया है। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है लेकिन ये जमीन पर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। तो आपने इस डिफरेंस को मान के चलना है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ इज नोन एज ऑक्सीजन और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। टू हियर अ क्लियर इको द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एट लीस्ट हाउ मच अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। अब देखें, अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं, एक छोटा सा कमरा है और आप चाहते हैं कि वहां पर आपकी आवाज इको करे, तो वो अमूमन इको नहीं कर रही होती। इको करने के लिए एक बड़ा हॉल होता है या पहाड़ी इलाकों में जाकर आपकी आवाज इको करती है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस यहां पे रिक्वायर्ड है वो 17 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो ये 17 फुट भी नहीं है, 17 मीटर का डिस्टेंस होगा तो आवाज इको करेगी। इनक्लाइंड प्लेन, ये ऐसी सतह जो एक तरफ से ऊपर हो एक तरफ से नीचे हो, ढलवान बनी हो, तो ये एक सिंपल मशीन है। तो इस तरह की मशीन आप कहां पे देखते हैं? तो हमारे घरों के आगे जो रैंप बने होते हैं, जो हम रैंप बनाते हैं, वो इनक्लाइंड प्लेन की ही एग्जांपल है। इफ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो कौन सा पौधा है जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रेफर करता है? तो कॉटन यानी कि कपास के पौधे क्रॉस पोलिनेशन को प्रेफर करते हैं। इसके मुकाबले में जो मटर है, पपाया है या टोमेटो है, ये सेल्फ पोलिनेशन को प्रेफर करते हैं कि उसी पौधे के पोलन ग्रेन उसी पौधे के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जबकि क्रॉस पोलिनेशन में एक पौधे से पोलन ग्रेन उड़ते हैं और वो उड़ते कैसे हैं कि या तो हवा से, लेकिन कॉटन में हवा वाला सिस्टम नहीं है, यहां पर इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं, शहद की मक्खियां हेल्प करती हैं पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में। नेक शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज बिलो द स्टिग्मा थ्रू विच पोलन ट्यूब्स पासिस इज कॉल्ड। अब आपके पास जो कार्पल की शेप होती है वो कुछ यूं होती है और इसके 3 हिस्से होते हैं। एक ऊपर हिस्सा है जिसे आप स्टिग्मा कहते हैं, इसका काम है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना, और एक पेपर में ये क्वेश्चन आया है स्टिग्मा की डेफिनेशन को लेकर। उससे नीचे जो नेक वाला पोर्शन है इसको हम स्टाइल कहते हैं, और आखिरी जो पोर्शन है इसे हम ओवरी कहते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर 3 पार्ट्स ऑफ कार्पल, और हमारे पास जो नेक वाला पोर्शन है जो स्टिग्मा के नीचे पाया जाता है इसको हम स्टाइल कहते हैं। What event in 1867 changed सर सैयद's viewpoint on Indian nationhood? सर सैयद अहमद खान हमेशा से यही कहते थे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन 1867 में एक वाकया हुआ जिससे उनके नजरियात बदल गए, और ये वाकया था हिंदी उर्दू तनाजे का, जो कि बनारस में शुरू हुआ था। मौलवी फजलुल हक वाज फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ। मौलवी ए.के. फजलुल हक, जिन्हें शेर बंगाल भी कहा जाता है, इन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, करारदाद लाहौर पेश की थी, तो ये बंगाल से बिलोंग करते थे। हाउ मेनी लेटर्स वर एक्सचेंज ड्यूरिंग द जिना गांधी टॉक्स? तो जिना गांधी टॉक्स जो 1944 में हुई थी उनमें 21 लेटर्स का एक्सचेंज किया गया था। इन अ क्यूबाइड नंबर ऑफ वर्टिसेस आर। अब जो क्यूबाइड होती है ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो फॉर एग्जांपल ये हम एक क्यूबाइड बना लेते हैं, तो हमने इसके अंदर वर्टेक्स ढूंढने,
हमने इसके अंदर कॉर्नर्स ढूंढने हैं, ये कमरे के अंदर कोने ढूंढने जैसा है। तो इसमें टोटल आपको 8 वर्टिसेस मिलेंगे, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल हमारे पास 8 कोने होते हैं एक कमरे में, भी आप देख सकते हैं। और यहां पर डायग्राम, कमरे में कमरे के फर्श के 4 कोने होते हैं और 4 ऊपर छत में होते हैं। तो टोटल आपके पास 8 वर्टिसेस बन जाएंगे। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 8:3 एंड देयर डिफरेंस इज 20। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो दो नंबर्स हैं, उनके दरमियान रेशियो है 8:3 और उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 20 का है। यानी कि अगर पहला 8x है और दूसरा 3x है तो उनका डिफरेंस 20 आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 5x = 20 एंड x विल बी इक्वल टू 4। तो हमने इनका सम ढूंढना है इन नंबर्स का। तो नंबर्स का सम कैसे ढूंढें? एक नंबर है 8x यानी कि 8 × 4 32। दूसरा नंबर है 3x यानी कि 3 × 4 12। अब अगर आप इनको जमा कर लेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 44। नंबर्स आपके पास x नहीं है, नंबर आपके पास है 8x और 3x। तो आपने पहले दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उनको जमा करना है। फिर पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में कौन सी टर्म है जिसके जरिए हम किसी भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस को न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन में ला सकते हैं। तो इसे हम मेजरमेंट कहते हैं। What term refers to statement of what students will obtain through instruction of certain content? क्लास में टीचर पढ़ाने गया है और वो कुछ कंटेंट्स पढ़ा रहा है, तो हम किस टर्म की बात करेंगे, कौन सी टर्म यूज करेंगे कि जिसके जरिए हम बता सकें कि स्टूडेंट कुछ सीखने जा रहा है। तो ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। एजुकेशन में अगर आप किसी नॉलेज को अलग से कंसीडर करें और फिर उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को इन्वेस्टिगेट करें तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एनालिसिस का नाम देंगे। कौन सी टर्म है जो हम यूज करते हैं जब हम एक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बताने जा रहे हैं जिसमें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत स्टूडेंट अपने बिहेवियर में चेंज लाता है? इसको हम टीचिंग का नाम देते हैं। Who developed a basic psychological model of teaching that consists of 4 major sequences? तो रॉबर्ट ग्लेजर ने अपनी अप्रोच पेश की थी, अपना साइकोलॉजिकल मॉडल पेश किया था जिसमें 4 मेजर सीक्वेंसेस होती हैं। Which of the following is not a part of modern concept of nature of teaching which is triangular in nature? तो जो मॉडर्न टीचिंग है उसमें 3 चीजें हैं, सीखने वाला, सिखाने वाला और कुरिकुलम। तो कौन सी चीज शामिल नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल नहीं है। Which one of the following statements is true regarding structure of earth? अच्छा, जमीन के जो स्ट्रक्चर को देखें तो 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर क्रस्ट है, उसके अंदर मेंटल है और सबसे सेंटर में कोर है। तो हमने ट्रू वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है। इन्होंने कहा आउटर शेल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल, गलत बात। क्रस्ट है जमीन का जो आउटर शेल है। कोर लेयर इज प्रेजेंट अबव मेंटल, नहीं, इट इज प्रेजेंट बिलो मेंटल, ये बात भी गलत लिखी है। मेंटल सबसे बड़ा पार्ट है, ये बात ठीक है। एक्सट्रीम प्रेशर पे आके जो क्रस्ट है वो फ्लूइड बनाती है। क्रस्ट ने फ्लूइड नहीं बनाना, सेंटर में मौजूद कोर ने फ्लूइड बनाना है। उसके बाहर सबसे बड़ा हिस्सा मेंटल है और उसके बाहर एक पतली सी तह है जिसे हम क्रस्ट का नाम देते हैं। जमीन की असल में ये 3 तहें इसी तरतीब में होती हैं। द स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे टेस्ट दैट प्रोड्यूस क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ बॉडी यूजिंग एक्स-रेज इन द कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास सीटी स्कैन है। इसके जरिए हम इस प्रोसेस में हम एक्स-रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एमआरआई में हम क्या करते हैं? मेडिकल रेडियो इमेजिंग में इसमें हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो एक तो रेज का डिफरेंस आ गया। फिर सीटी स्कैन के जरिए आप क्रॉस सेक्शनल जो डाटा लेते हैं वो बोन्स का लेते हैं या फिर सॉलिड सर्फेसिस का लेते हैं। इसके मुकाबले में एमआरआई के जरिए आप डाटा लेते हैं सॉफ्ट टिश्यूज का। तो अगर आप ब्रेन की करवाने जा रहे हैं तो वो आप एमआरआई करवाएंगे। बोन्स के लिए आप या हेड की ओवरऑल आप चोट वगैरह देखने जा रहे हैं तो उसके लिए आप सीटी स्कैन करेंगे। द स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे टेस्ट दैट प्रोड्यूस क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ बॉडी यूजिंग एक्सरे इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो अगर आप एक्सरेज का यूज करके बॉडी के क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ले रहे हैं तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन का यूज किया जाता है सॉलिड सर्फेसिस या बोन्स का डाटा लेने के लिए। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपनी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज को लाइक ब्रेन को तो उसके लिए आपको एमआरआई करवानी पड़ेगी। हार्ट के लिए ईसीजी करवानी पड़ेगी, जबकि एंजियोग्राफी जो है ये भी आपका हार्ट से रेलेवेंट ही
ट्रीटमेंट है उसकी तशखीस के लिए यूज होगा। तो यहां पर आपके पास एक्स-रेज का जो यूज है वो जस्ट सीटी स्कैन में हो रहा है। सो सीटी स्कैन इज द राइट आंसर। द EI नीनो सदरन ऑसिलेशन, ये साइकिल जो है ये कौन से ओशनिक रीजन में होता है? ये ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में होता है और वहां के क्लाइमेट पैटर्न को यही ऑसिलेशन साइकिल जो है ये डिजाइन करता है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल वाज डोली क्लोन्ड। पहला एनिमल, पहली भेड़ जिसे आप शीप कहते हैं, पहली शीप जो क्लोन की गई थी उसका नाम डोली रखा गया था। तो उसके लिए कौन से सेल यूज किए गए थे? तो उसके लिए उडर सेल्स यूज किए गए थे। ये सेल्स कहां पे होते हैं? ये मेमोरी टिश्यूज का हिस्सा होते हैं। मेमोरी टिश्यूज वो होते हैं जिनसे मिल्क प्रोडक्शन होती है। हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफॉर्मिंग। क्रूड बर्थ रेट अगर हमने किसी जगह देखना हो तो हम न्यू बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000 करते हैं। तो पर 1000 पीपल हम क्रूड बर्थ रेट फाइंड आउट करते हैं। पीपल सा डैश होल न्यू साइड ऑफ हिम, तो यहां पर आर्टिकल आएगा अ पीपल सा अ होल न्यू साइड ऑफ हिम। तो यह हमारे पास राइट आंसर ए है। द विंड डैश स्ट्रांगली ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तो यहां पे विंड ब्लो करती है और ब्लो की यहां पे सेकंड फॉर्म यूज होनी है। द विंड ब्लू स्ट्रांगली ड्यूरिंग द स्टॉर्म। एपोस्ट्रोफी मार्क इज यूज्ड टू शो, ये एक्चुअली पोजेशन के लिए होता है। जिस तरह हम कहते हैं अलीज वॉच, तो यहां पर आपने एपोस्ट्रोफी साइन ये यूज किया है, ये आपको पोजेशन शो करने के लिए यूज करना होता है। Had the already left train station, the, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको अगर हम इनको अरेंज करें तो क्या बनता है? The train had already left the station, ये हमारा राइट आंसर है। The figure of speech used to compare two things by using the words like or and as is known as, तो अगर आप मुख्तलिफ वर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं और like का यूज कर रहे हैं और का यूज कर रहे हैं या as का, तो इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच को हम सिमिली कहते हैं। फाइंड द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आईलैंड, तो आईलैंड में आई की साउंड भी आ गई है, LAND की भी आ गई है, जस्ट एस की साउंड नहीं आई। आई एक्सीडेंटली हर्ट डैश वाइल कुकिंग, तो आई एक्सीडेंटली हर्ट माई सेल्फ वाइल कुकिंग, क्योंकि खुद काम कर रहे हैं तो खुद काम करते हुए खुद को ही हर्ट करने के चांसेस होते हैं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो माई सेल्फ बनेगा। तो यहां पर हमारे पेपर का पार्ट 2 हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम पार्ट 3 की तरफ प्रोसीड करेंगे। उसके लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो नई अपलोड होती है, चाहे वो न्यू जॉब्स के हवाले से हो, चाहे वो पास्ट पेपर्स के हवाले से हो या न्यू लेक्चर्स के हवाले से, तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपके पास वीडियोस ऊपर शो होती रहेंगी। आप जब भी यूट्यूब ओपन करेंगे वो आपके सामने होंगी। तो वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।